गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब गाइस? बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ऐसा लिख के भेजा है कि आप थोड़ा साइंस से रिलेटेड और वीडियोस बताइए, स्पेशली जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, ग्रेविटेशन, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बनाइए। तो गाइस मैंने कोशिश किया है कि भाई आप लोग जो मुझसे उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियोस मैं बनाऊं, तो मैंने उस पर वर्क किया। जो पॉसिबल हो सका मैंने उसके अकॉर्डिंग कुछ वीडियोस बनाए हैं। सो गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एडुक्सर। गाइस इसमें जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि चार्जेस एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसका क्या रिलेशन है। गाइस बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं भाई कि आखिर क्यों हम कभी भी जब इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं तो हम उसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है वो हायर पोल से लोअर पोल की ओर रखते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। ओके गाइस, तो ऐसा क्यों? जबकि ऐसा होना ऐसा चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है वो निगेटिव पोल पे ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जानी चाहिए। ओके गाइस, बट ऐसा होता नहीं है। हम डायग्राम में कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है पॉजिटिव से निगेटिव पोल की ओर। ऐसा क्यों? गाइस जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं समझा सकूं कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही हम बताते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। गाइस जरा ध्यान से देखेंगे, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसमें देखिए ये जो है पॉजिटिव पोल है, दिस इज द पॉजिटिव पोल। अब ध्यान से देखिए इस एरो की ओर। ये एरो क्या बताना चाहता है? ये एरो बताना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव पोल से निकल करके निगेटिव पोल की ओर जा रहा है। देखिए, और जैसे ही मैंने इसे निगेटिव पोल की ओर लेके गया तो वो टूवर्ड्स द निगेटिव हो गया। देखिए ध्यान से, ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ जैसे ही मैंने इसका एरो शो किया वो निगेटिव की ओर मूव कर रहा है, बट जैसे ही मैं पॉजिटिव की ओर लेके जाऊंगा ये अवे फ्रॉम द पॉजिटिव हो जाएगा। और जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया हुआ है कि कैसे ये पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की ओर जाना चाहता है। देखिए कैसे ये पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव की ओर जाना चाहता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं जाना चाहेगा। देखिए अगर मैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेके आता भी हूँ तो वो डायरेक्शन निगेटिव की ही ओर शो कर रहा है। अच्छा, एक बात और आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि इसमें देखिए जैसे कई बच्चों ने बोला है कि भाई क्या रिलेशन है साउथ पोल नॉर्थ पोल का पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जिस कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक अराइज हो जाती है। तो क्यों ऐसा? तो देखिए ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं इस पॉजिटिव पोल को नॉर्थ पोल मानता हूँ, इस पॉजिटिव पोल को अगर मैं नॉर्थ पोल मानता हूँ तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, पॉजिटिव पोल को अगर मैं नॉर्थ पोल कंसिडर करता हूँ तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड्स की जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से नॉर्थ पोल एक पॉजिटिव पोल बिहेव करता है और साउथ पोल एक निगेटिव पोल बिहेव करता है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन का इस तरफ जाना, देखिए ये इलेक्ट्रॉन का इस तरफ जाना, ये जो डायरेक्शन है, ये जो बताना चाहता हूँ, इसमें ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैग्नेटिक लाइन्स जो होती हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, अगर मैं इसे नॉर्थ पोल मान रहा हूँ तो नॉर्थ पोल के पास में जो है आयरन फीलिंग्स अधिक मात्रा में होती है। इफ यू आर कंसिडरिंग दिस शॉर्ट एरोज एज अ आयरन फीलिंग्स, अगर इनको आप आयरन फीलिंग्स समझ रहे हैं जो कि एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अगर आप आयरन फीलिंग्स समझ रहे हैं और देखिए इसको अगर यहाँ भी लेके आए, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो ये भी जो है ये साउथ पोल बिहेव कर रहा है और ये इसके आसपास जो ये एरो है अगर ये आयरन फीलिंग्स शो कर रहे हैं तो देखिए जरा ये आयरन फीलिंग्स का जो गैदरिंग है, अधेरेंस है, वो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के पास अधिक है। और देखिए जरा ध्यान से, अगर ये और थोड़ा पास में लेके आऊँगा तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे ये जो
ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं कैसे यहाँ पर सर्क्यूलर वे में अरेंज हो रहा है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये आयरन पार्टिकल्स को, आयरन फीलिंग्स को कैसे सर्क्यूलर रूप में कन्वर्ट कर रही हैं। ठीक है गाइस, एंड जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे देखिए ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है कैसे सर्कुलर फैशन में अरेंज हो रहा है, यानी कि as soon as we are coming toward the poles, either north pole or south pole, the gathering of iron fillings become increases, and as soon as we are going away from that it become decreases. गाइस, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने दोनों बातों आपको समझा दिया है। पहली बात तो ये कि पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर ही इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है। आप चाहें तो इसको डायरेक्शन भी चेंज कर दीजिए, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। आप जहां चेंज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको और थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर मैं इसको यहाँ लेकर आ गया तो देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन देखिए कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ और इसको यहाँ करता हूँ तो देखिए तो भी वही बात हो रही है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही हो रहा है गाइस। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर होता है। गाइस, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी मुझे कहा है कमेंट बॉक्स में कि हम कैसे जो है इवेपोरेशन को अगर यूज़ करते हैं तो सॉलिड को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी एक बात और बताना चाहूँगा कि इवेपोरेशन माध्यम से, इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग जो है क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं गाइस। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। क्रिस्टलाइजेशन इज वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन प्यूरिफाई एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, अच्छा तो ये तो आपको मालूम ही है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है, लेट्स सपोज अगर ये सॉल्वेंट मैंने भर दिया मैंने इसमें मान लीजिए कि लगभग 1 लीटर सॉल्वेंट मैंने फिलअप कर दिया गाइस। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ एज अ सॉलिड पार्टिकल, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ। ओके गाइस, अब देखिए अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा, हीट करने से ये होगा कि उसके अंदर का जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे रिमूव होते जाएगा। जैसे जैसे मैं मतलब उसको हीट करूँगा सॉल्वेंट धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद क्या होगा कि लास्ट में क्या बचेगा बताइए, लास्ट में अपने पास क्या बचेगा आप देख सकते हैं। इसका ये जो मैंने बताया है इस एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाहा है कि अगर शक्कर को पानी में मिलाते हैं और अगर हम उसको हीट करते हैं तो इफ शक्कर इज मीन्स शुगर इज एक्टिंग एज सॉलिड पार्टिकल एंड वाटर इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट, देन डेफिनेटली you will get what, only solid particle, nothing but sugar particles. ओके गाइस, तो इस एग्जांपल से मैंने ये समझाना चाहा कि दिस इज द वे हाउ टू क्रिस्टलाइज एनी सब्सटेंस। इसका हम बेसिकली यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए गाइस। ठीक है, ओके गाइस, 9th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये बताया गया है दैट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट the solid particle which are dissolved in the solution when they are mixed with a pure solvent। गाइस देखिए जरा ध्यान से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने लेट सपोज मैंने यहाँ पर जो है वाटर भर दिया, लेट सपोज मैंने 1.5 लीटर मैंने वाटर को इसमें फिलअप कर दिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, देखिए आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है एक ड्रिंक मिक्स है। ठीक है, मैंने उसको मिक्स कर दिया ऐसे, इस वाटर के अंदर क्या किया मैंने मिक्स कर दिया और कुछ वॉल्यूम उसका रेज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर मैं इसको इवेपोरेट करता हूं तो इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप इवेपोरेट करेंगे सॉल्वेंट का लेवल घटते जाएगा और सॉल्वेंट का लेवल घटते जाएगा, बिल्कुल कम होते जाएगा। एंड देखिए आप ध्यान से देखिए सॉल्यूशन का जो कलर है एकदम गाढ़ा होते जा रहा है, मतलब इसका जो कलर है वो एकदम रेडिश होते जा रहा है। ओके गाइस, एंड जैसे जैसे और आप इवेपोरेशन करेंगे तो क्या होगा, वो एकदम इवेपोरेट हो जाएगा और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, देखिए सॉलिड पार्टिकल्स ही मिलेंगे। ये वो सॉलिड पार्टिकल्स है गाइस जो कि पहले से ही उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व थे, जिसको मैंने प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर में मैंने मिक्स किया हुआ है। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। गाइस अभी जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैंने mRNA के बारे में बताना चाहा है कि देखिए एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ RNA होते हैं। एक होता है mRNA, एक होता है tRNA और एक होता है rRNA। ये जो वीडियो जो मैंने बनाया है RNA से रिलेटेड, ये बताना चाहता हूँ कि कैसे किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जीन एक्सप्रेशन होता है।
गाइस देखिए, mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैसेंजर आरएनए का काम है मैसेज को कैरी ऑन करना इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। कोडॉन्स किसे कहते हैं? कोडॉन्स का मतलब होता है जैसे तीन नाइट्रोजन बेसिस का एक कोडॉन होता है। लेट्स सपोज CCA, AAG, TCA एंड सो ऑन, AUG एंड सो ऑन। तीन नाइट्रोजन बेसिस का एक कोडॉन होता है। अब ये जो कोडॉन है ये हमारे जीन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले कि इसमें ये जो mRNA जो दिखाई दे रहा है, इसमें एक रेगुलेटरी जीन है, उसके आगे ट्रांसक्राइब जीन है, रीजन है सॉरी, और इससे एक फर्स्ट जीन बना हुआ है। इस तरफ अगर आप देखें जस्ट टुवर्ड्स माय लेफ्ट साइड, तो वहाँ पे बायोमोलिक्यूल टूल बॉक्स लिखा हुआ है। बायोमोलिक्यूल टूल बॉक्स में पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम, mRNA डिस्ट्रॉयर एंड नेगेटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी दिया हुआ है गाइस देखिए, राइबोसोम का काम क्या है मैं बताना चाहूँगा। राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करना, और इसी से बनता है आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। जरा नेक्स्ट जीन आप देखिए, नेक्स्ट जीन आपके सामने है, फिर से रेगुलेटरी रीजन आ गया, ट्रांसक्राइब रीजन आ गया, एंड फिर से एक बार नेक्स्ट रीजन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रीवियस जो ट्रांसक्राइब जीन है उसमें ऐड होते जा रहा है और mRNA की वैल्यू बढ़ते जा रही है। mRNA का या मैसेंजर आरएनए का जो ट्रांसक्राइब रीजन है वो बढ़ते जा रहा है आगे, ठीक है गाइस। इस तरीके से इसमें जो है यही मैसेंजर आरएनए आगे चलकर जो है ट्रांसफर आरएनए के पास जाता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस किसके अंदर होता है? राइबोसोमल आरएनए के अंदर। गाइस जरा ध्यान से देखेंगे, आपके स्क्रीन पर एक पेंडुलम दिखाई दे रहा है। अब इस पेंडुलम के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली दिस इज द टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको कभी कभी सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है पीरियोडिक मोशन शो करता है। ये क्लास 6 में दिया हुआ है। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? उन बच्चों को मैं समझाना चाहूँगा कि पीरियोडिक मोशन का मतलब हुआ कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जब रेगुलर डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो उसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेंडुलम है ये सिंपली मूव कर रहा है, और जिस तरफ वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेट्स सपोज अगर वो आपके राइट साइड इतना एंगल यानी 69 डिग्री अगर जाता है, अगर मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया तो फिर उस तरफ भी उतना ही डिग्री तक जाएगा, उतना ही डिस्टेंस तक जाएगा। यानी कि और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो जितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जितना पाथ लेफ्ट साइड ट्रेवल कर रहा है उतना ही पाथ राइट साइड भी ट्रेवल कर रहा है। एंड दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके गाइस जरा ध्यान से देखेंगे, अभी आपकी स्क्रीन पे जो सिंपल पेंडुलम मूव करते हुए दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक ग्राफ शो किया हुआ है। उस ग्राफ में आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी दिखाई देगी। देखिए जरा ध्यान से, ये जैसे ही पेंडुलम जो है ये पेंडुलम जैसे ही अपने स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में आता है वहाँ पर देखिए मेरे लेफ्ट साइड में एक ग्राफ बनाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का। ओके तो देखिए जैसे ही मैं उसको राइट साइड मूव करता हूँ, देखिए जितना मूव राइट साइड किया, जैसे जैसे मैं राइट साइड बढ़ाते जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ते जा रही है। इस ध्यान से देखिएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ते जा रही है, और जैसे ही मैं उसको स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि इनिशियल पोजीशन पे लेके आऊँगा उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि कोई भी बॉडी जब अपने नॉर्मल लेवल से जब ऊपर उठती है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाए या फिर पेंडुलम की तरह अपने मेन एक्सिस से राइट या लेफ्ट की ओर जाए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। देखिए फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, ध्यान से देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिलीज करूँगा देखिए धीरे धीरे अब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देखिए अब किस तरफ काइनेटिक एनर्जी घट रही है और किस तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, आप ये भी देख लीजिए ध्यान से। As soon as the pendulum is coming closer towards its initial position, the potential energy becomes 0, going to be 0,
and as soon as it is moving away from that its axis it become maximum एंड साइमल्टेनियसली ये भी ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो होते जा रही है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है एंड वाइस वर्सा गाइस। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मगर ये तो फिक्स है कि दोनों ही एनर्जी किसी एक बॉडी के अंदर होती है गाइस। ओके, अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। जैसे ही मैंने इसको फास्ट किया तो ग्राफ कैसे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, कैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू घट रही है गाइस। ओके गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से विबग्योर हमको दिखाई देता है। बहुत से लोगों को मालूम है कि विबग्योर क्या होता है। विबग्योर का मतलब हुआ जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ सनलाइट हमको दिखाई देते हैं गाइस। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने जो एक ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं जो कि मर्ज हैं। अच्छा, आपको ये तो मालूम होगा कि भाई डिफरेंट कलर्स होने का मतलब डिफरेंट वेवलेंथ भी होती है। डिफरेंट वेवलेंथ यानी कि डिफरेंट कलर्स। तो गाइस आपको ये भी मालूम होगा कि देयर आर 3 डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज यूवी रीजन, द सेकंड वन इज विजिबल रीजन एंड द थर्ड वन इज व्हाट IR रीजन। यूवी का मतलब हुआ अल्ट्रा वायलेट रीजन, जो हमें दिखाई नहीं देता। अगर हम उसका नैनोमीटर में इसकी वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू 380 नैनोमीटर होती है गाइस। ओके, और अगर हम विजिबल की रेंज देखें तो एक्चुअली 0 से लेके 380 तक यानी 380 नैनोमीटर तक ये जो रीजन होता है ये यूवी रीजन होता है। अगर हम उससे आगे जाएं 380 से लेकर 760 नैनोमीटर तक, तो ये हुआ आपका विजिबल रीजन जिसमें हमें विबग्योर दिखाई देता है। ठीक है गाइस, नैनोमीटर में। एंड इफ यू आर क्रॉसिंग दैट रीजन देन IR रीजन गेट स्टार्ट। IR का मतलब हुआ इंफ्रारेड वेव्स। देखिए यूवी रीजन में बहुत सी रेज आती हैं जैसे कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, एक्स रेज। ये जो हो गई वो यूवी रीजन में आती हैं जिसका रेंज जो होता है वो 380 नैनोमीटर से कम होता है। अब क्योंकि हमारी आंखें 380 से लेकर 760 तक देख पाती हैं इसलिए हम यूवी रीजन को नहीं देख पाते हैं। अच्छा, उसके आगे अगर जाएं 760 के अगर अबाव जाते हैं तो वहाँ से IR रीजन शुरू होता है। IR रीजन का मतलब हुआ कि जैसे कि टीवी सिग्नल्स, रिमोट सेंसर्स, सैटेलाइट सिग्नल्स, माइक्रोवेव्स, ये सारे सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो कि हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि उसका रेंज 760 के ऊपर होता है। ठीक है, तो हम इस ग्राफ में जो देख रहे हैं वो विजिबल रीजन का पार्ट है यानी कि 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक। गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो अगर जैसे मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ देखिए तो यहाँ पे प्योरली 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं बट वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं। मतलब एक्चुअली जो 7 डिफरेंट कलर जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपको डिफरेंट कलर्स मिलते जाएंगे गाइस। ठीक है, देखिए जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं तो कलर मिलना शुरू हो गया। एंड सन का कलर देखिएगा, सन का कलर कैसे रेड होते जा रहा है, धीरे धीरे रेड होते जा रहा है। अब मैं लाइट बल्ब के पास, लाइट बल्ब में जितनी इंटेंसिटी होती है लाइट की, अगर वहां तक मैं आऊं तो देखिए आपको रेड रीजन, ब्लू रीजन एंड ग्रीन रीजन तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप सन के तरफ जाएंगे तो देखिए ग्राफ ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और देखिए टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। यानी कि सन के थ्रू जो हमको रेडिएशन आता है उसमें दोनों देखिए हमको उसमें दोनों एनर्जी मिलती है। एक हुआ लाइट, एक हुआ हीट। लाइट एनर्जी भी मिलती है एंड हीट एनर्जी भी मिलती है गाइस। तो देखिए जैसे ही हम लोग सन के पास पहुंचे हैं तो टेम्परेचर कितना हो गया 5800 केल्विन, ये टेम्परेचर हो गया। ओके गाइस, एंड इतने टेम्परेचर पे देखिए जो रेड शिफ्ट जो है वो कितना हायर जा रहा है। यानी कि यही रीजन है कि आखिर सन जो होता है वो सनसेट एंड सनराइज के ड्यूरेशन में रेड कलर क्यों दिखता है। अच्छा, बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि और भी कुछ रीजन है क्या। देखिए और भी बहुत से रीजन है छोटी मोटी, जैसे कि देखिए अगर आप लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा E = h nu, where E is the energy of photon, h is the Planck's constant and nu is the frequency. So nu is equal to c by lambda। तो फॉर्मूला क्या बना, E is equal to h c by lambda। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ, आपको लिख के बताते हैं। E is equal to मैंने कहा था h nu, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब न्यू की वैल्यू होती है c by लैम्बडा, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ c by लैम्बडा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं
तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनर्जी यानी ई फॉर एनर्जी एंड लैम्डा फॉर वेवलेंथ, इनका रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, अब देखिए अगर वीबग्योर की अगर हम बात करें तो वीबग्योर में रेड रीजन का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, उसकी एनर्जी सबसे कम है, और क्योंकि उसकी एनर्जी कम है इसीलिए वो बहुत कम फेड होता है, यानी फैलता बहुत कम है, एक जगह कांस्टेंट रहता है। इसलिए गाइस रेड सिग्नल्स में हम रेड कलर व्हाट आई एम सेइंग, रेड कलर को यानी रेड सिग्नल को हम यूज करते हैं नाइट ड्यूरेशन में, क्योंकि वो बहुत कम फेड होता है, बहुत कम फैलता है गाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको ग्राफ से भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर जो है रेड रीजन कैसे डोमिनेट हो रहा है। देखिए जैसे जैसे मैं इसको अब ऊपर बढ़ा रहा हूँ, अब मैं इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे ऊपर बढ़ा रहे हैं देखिए रेड रीजन फैलते जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि रेड रीजन बढ़ते जाएगा। ओके गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मुझसे पूछते हैं कि भाई आइडियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस पर टेम्परेचर का क्या रोल होता है। देखिए आइडियल गैस का मतलब एक्चुअली कुछ होता नहीं है, आइडियल नथिंग इज आइडियल, आइडियल गैस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, बट एक्चुअली हम कुछ सर्टन कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण वो आइडियल बिहेव करती है गाइस। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए PV इज इक्वल टू, मैं NRT लिख रहा हूँ, NRT। तो गाइस एक बात सुनिए जरा ध्यान से, P फॉर प्रेशर हो गया, P फॉर प्रेशर फॉर आइडियल गैस, V फॉर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, where N is the number of moles of particles, R is the gas constant and T is the absolute temperature guys। इस तरीके से ये एक इक्वेशन बना, और ये जो एक इक्वेशन है इसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। जो भी गैस ये PV इज इक्वल टू NRT का इक्वेशन फॉलो करती है, यानी कि जिस गैस का प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लाई का आंसर उसके नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, वो आइडियल गैस बिहेव करती है, वरना कोई भी गैस आइडियल गैस होती नहीं है। एंड नॉर्मली किसी भी गैस को अगर हमको आइडियल गैस बिहेव करवाना है तो हमें उसको LPHT देना पड़ता है। व्हाट इज LPHT? देखिए LPHT का फॉर्मूला क्या है, LP फॉर लोअर प्रेशर एंड HT फॉर हायर टेम्परेचर। किसी भी गैस को अगर हम ये कंडीशन प्रोवाइड करते हैं LPHT लोअर प्रेशर हाई टेम्परेचर, अगर हम नॉर्मली ये प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो ये वाला इक्वेशन फॉलो करेगा, और इसका मतलब हुआ वो आइडियल गैस इक्वेशन है गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे वो आइडियल गैस है और आइडियल गैस के कोलिजन का क्या होता है रिजल्ट, एंड उस पर टेम्परेचर का क्या रोल होता है गाइस। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आइडियल गैस को जो है प्रोड्यूस करवा रहा हूँ। देखिए ये गैस पार्टिकल्स हैं गाइस, गैस पार्टिकल्स हैं, कैसे मूव कर रहे हैं आप लोग देखिए ध्यान से, और जैसे जैसे ये मूव कर रहे हैं वैसे वैसे देखिए प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखिए प्रेशर की वैल्यू 6.1, 6.3, 5.9, कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है। अच्छा तो एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं भाई प्रेशर क्या है। देखिए किसी भी गैस कंटेनर के अंदर अगर आपने किसी गैस को फिलअप कर दिया, देखिए एक बार मैं फिर से दूसरे कलर से मैं शो कर रहा हूँ। देखिए फिर से यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल क्रिएट हो गए। अब ये गैस मॉलिक्यूल जैसे जैसे कंटेनर के वॉल पे टकराएंगे, कोलॉइड होंगे, वैसे वैसे वहाँ का प्रेशर बढ़ते जाएगा। ध्यान से देखिए पहले प्रेशर 5 की लैंग्वेज में था, अभी 12, 11 की लैंग्वेज में चल रहा है। 12.0, 11.7, 11.9 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लैंग्वेज में। तो गाइस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जैसे जैसे हम गैस का अमाउंट बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे कंटेनर के अंदर, वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए लेट सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पर आइडियल गैस रखा हुआ है, आइडियल गैस इस कंटेनर के अंदर डाला हुआ है। ठीक है गाइस, तो देखिए अब ये तो हुआ एक नॉर्मल टेम्परेचर। अब अगर मैं यदि इफ सपोज मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा। देखिए मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, मैंने उसको बर्फ यानी कि आइस कंडीशन प्रोवाइड किया। तो देखिए ध्यान से देखिए अब उनके पार्टिकल का कोलिजन का रेट कम हो गया, पार्टिकल कम कोलाइड हो रहे हैं। अगर कम कोलाइड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए प्रेशर की वैल्यू पहले जो 12 तक थी वो 5.7, 6.8 नियर अबाउट इतनी आ गई है। इसे क्या समझ में आ रहा है, इसे ये समझ में आ रहा है गाइस कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है, पार्टिकल्स ऑफ एयर या आइडियल गैस की वैल्यू
सॉरी उसके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू घटती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू घट जाएगी तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे कोलाइड होंगे, और अगर वो धीरे धीरे कोलाइड होंगे इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेशर की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही मैंने उसका टेम्परेचर अब बढ़ाना शुरू किया, अब मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मैंने फायर प्रोवाइड किया, जैसे मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो क्या होगा, देखिए कोलिजन बढ़ गया। कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, देख सकते हैं आप लोग प्रेशर की वैल्यू बढ़ चुकी है। ओके गाइस, तो इससे क्या समझ में आया, इससे मैंने यही समझाना चाहा है आप लोगों को कि एज सून एज यू आर गिविंग हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर पार्टिकल्स और आइडियल गैस going on increasing and because of which the pressure also increasing। देखिए प्रेशर 39, 40, 44 तक पहुंच चुका है, और जैसे ही मैं यहाँ पे कूलिंग कंडीशन प्रोवाइड करूंगा देखिए ऑटोमेटिक प्रेशर लॉस कम हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। तो गाइस इससे क्या समझ में आया, अभी मैंने आपको एक इक्वेशन लिखा था, मैं फिर से वो इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने ये इक्वेशन लिखा था भाई, देखिए पी वी इज इक्वल टू लिखा है, जस्ट वेट मैं फिर से लिख देता हूं इसको, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब जरा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आपके सामने है और आपके सामने कोलिजन भी होते दिखाई दे रहा है। मैंने क्या कहा कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण कोलिजन बिटवीन पार्टिकल बढ़ गया, और टेम्परेचर घटाने से क्या हुआ, कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कम हो गया। देखिए कोलिजन का डायरेक्टली रिलेशन प्रेशर से है, जितना ज्यादा कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स का आपस में उतना हैवी प्रेशर बनेगा, और जितना कोलिजन कम होगा प्रेशर उतना ही कम बनेगा। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये हुआ प्रेशर और ये हुआ टेम्परेचर। देखिए जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया वैसे ही प्रेशर भी बढ़ गया। इसे क्या समझ में आ रहा है, इसे ये समझ में आ रहा है गाइस कि यहाँ पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर गाइस। ओके, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अब जरा देखिए प्रेशर का अगर हम वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम हो जाएगा गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं इसी को थोड़ा दूसरे व्यू से भी देख लेते हैं। जरा दूसरे व्यू से क्या देखना है, देखिए जरा। अब देखिए इसमें क्या बताना चाहता हूं मैं कि ये मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दिया है, यहाँ पे स्टॉप वॉच भी है। कोलिजन काउंटर, देखिए कोलिजन काउंट हो रहा है। मैंने फिर से लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को मैंने गायब कर दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल को फिलअप करूंगा, देखिए प्रेशर बढ़ने लगा, जैसे मॉलिक्यूल कोलाइड हुए प्रेशर बढ़ने लगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कोलिजन काउंटर भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कितने कोलिजन हो रहे हैं देखिए जरा, कोलिजन की वैल्यू बढ़ते जा रही है, 26 तक पहुंच गई है, कोलिजन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके गाइस, तो देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है। अच्छा अभी देखिए मैं पार्टिकल को थोड़ा सा हैवी पार्टिकल को डालता हूं। मैं हैवी पार्टिकल डालने से क्या होगा, देखिए पार्टिकल्स का अगर वेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनका कोलिजन की स्पीड कम हो जाएगी। पार्टिकल जितने लाइट रहेंगे वो उतने स्पीड से वो कोलाइड होंगे गाइस। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब इसको थोड़ा दूसरे व्यू से देखते हैं। दूसरे व्यू में क्या देख रहे हैं आप, देखिए पार्टिकल्स, जैसे ही मैंने पार्टिकल्स की एंट्री यहाँ पे किया एयर पार्टिकल की, देखिए अपने आप ग्राफ बढ़ने लगा। देखिए मेरे राइट साइड में ग्राफ है, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है स्पीड। देखिए जितने ज्यादा पार्टिकल बढ़ेंगे उतने ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। देखिए मैं पार्टिकल के नंबर को बढ़ा रहा हूँ, पार्टिकल के नंबर को और मैंने बढ़ा दिया तो देखिए स्पीड की वैल्यू बढ़ गई। देख रहे हैं स्पीड की वैल्यू कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाता हूँ, लेट्स सपोज टेम्परेचर की वैल्यू मैंने बढ़ा दिया, देखिए टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाया तो देखिए प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और प्रेशर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ चुकी है। देखिए ध्यान से प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए इसमें 12 से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। जनरली देखा गया है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से उनको हीट एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो ज़्यादा कोलिजन रेट शो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ आप लोग देख रहे हैं। अच्छा देखिए मैं अब टेम्परेचर कम कर रहा हूँ,
अब मैंने आइसिफिकेशन शुरू किया यानी फ्रीजिंग कंडीशन प्रोवाइड किया। अब जब ग्राफ की वैल्यू को देखेंगे, आप ग्राफ की वैल्यू देखेंगे धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। देखिए मैंने कूलिंग कंडीशन दिया, प्रेशर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया है। और देखिए जरा पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, देखिए आप लोग। तो गाइस इस वीडियो में आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए एक और व्यू देख लेते हैं इसमें क्या समझ में आ रहा है देखते हैं।